सीमन और पुनर्सीमांकन का विरोध तेज हो चुका है। नगर निगम, नगर पालिकाओं और परिषद के परिसीमन के बाद वार्डों का क्षेत्र तय कर 17 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी गई हैं। कई जगह शहरी निकायों में ग्राम पंचायतों और राजस्व गांव को शामिल करने का विरोध हो रहा है। वहीं टोंक नगर परिषद में 6 ग्राम पंचायतें, 17 राजस्व गांव शामिल करने की अधिसूचना के विरोध में पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक विधायक सचिन पायलट खुद उतर आए हैं। पायलट ने फैसले पर सवाल उठाते हुए सीएम भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखकर राजस्व गांव को टोंक पंचायत समिति के अधीन ही रखने की मांग की है। 6 ग्राम पंचायतें पालड़ा, डारडा, हिंद, सोनवा, चंदलाई, बंबूर और सोरण हैं, जिनमें 17 राजस्व गांव हैं। पायलट ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भावना का हवाला दिया। ग्रामीणों को शहरी क्षेत्र में आने पर, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई है। सीमा विस्तार का मामला हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है और 3 याचिका दायर इसमें हो चुकी हैं। धौलपुर जिले की 3 ग्राम पंचायतों पचगांव, छावनी और इस दौरान परिसीमन के माध्यम से नगर परिषद में शामिल करने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्राम पंचायत का विलय नगर परिषद में कतई लोग नहीं करना चाहते हैं। वहीं भरतपुर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर मुरवारा गांव के लोग भी निगम में शामिल होने के विरोध में हैं और इसी तरह के से अलग अलग इलाकों से लोगों की यही बात सामने आ रही है कि उनको ना तो निगम में शामिल होना है, उनको जैसा है उनको उसी स्थिति में रहना है, क्योंकि इससे उनकी परेशानियां ज्यादा बढ़ जाएंगी। आज इसी को लेकर के हम सबसे बड़ा मुद्दा में हम चर्चा करेंगे, शहरों का विस्तार, गांव वाले क्यों नहीं तैयार, आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, जरा वो आपको दिखाते हैं। छावनी जो कि नगर परिषद में उन्हें जोड़ा जा रहा है और उनका दायरा देखा जाए तो 5-6 किलोमीटर से दूर है और अधिकतर ग्राम पंचायतों में हमारे कृषि का काम बहुत ज़्यादा है। वहाँ 80% आबादी है जो कृषि पर आधारित है और जो कि नरेगा चलता है, महात्मा गांधी गारंटी योजना के तहत हमारे बहुत सारे लोग हैं जो उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और नगर परिषद में कुछ भू माफियाओं द्वारा ज़बरदस्ती ग्राम पंचायत पचगांव को और छावनी को जोड़ा जा रहा है, जो कि हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक रहेगा। और हम लोग अपना लालन पालन अपना पशु लेके कृषि करके अपना कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे कई बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं ग्रामीण में आते हैं, उनका 75 कोटा होता है, तो हम लोग अपने बच्चों को वैसे तो स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते, तो नवोदय में या मिलिट्री स्कूल में जो हमें स्कॉलरशिप मिलती है, नरेगा के काम मिलते हैं, वो सारे हमसे छिन जाएंगे। अभी मेरे नेतृत्व में छावनी और पचगांव ने एक वहाँ पर कलेक्टर साहब के पास उपस्थित होकर एक ज्ञापन दिया है। ये लोग ये चाहते हैं कि ग्राम पंचायत ही रहे, इसको नगर परिषद में न लाया जाए। तो और इन लोगों की समस्याओं को मैंने देखा, सुना, जाना, कलेक्टर साहब को भी इससे अवगत करवाया है। अब इसके लिए मैं कलेक्टर साहब को भी बोल के आई हूँ और ऊपर तक भी जाना पड़ेगा, तो ऊपर भी जाके हम पूरी कोशिश रहेंगे अपना 100% देके कि आप लोगों का सबका काम करवाया जाए। धन्यवाद। अरे यहाँ जो नगर परिषद में ये सीमन किया है, इसके विरोध में हम है, क्योंकि हमको यहाँ अपने शहर यानी कि शहर में 25% रहता है, 75% ये गांवों में रहता है। बच्चों का नवोदय में, RETA में और ये सिलेक्शन होता है, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 75% यहाँ छूट है। और अगर नगर परिषद अपना विकास पहले ही कर ले, तो जो गांवों से वहाँ लोग आए हुए हैं, बसे हुए हैं, जो पलायन करके धौलपुर से और द्वारा से गांवों में कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ गंदगी सफाई का कोई ध्यान नहीं है। वो तो पंचायत में रहना है। हमारा ग्राम पंचायत पुरानी छावनी है, बहुत ही अच्छी पंचायत है। यहाँ पंचायत में सरकार के द्वारा अच्छा खासा बजट आता है, उससे हमारा विकास हो जाता है। और विकास की अभी कह रहे हैं कि हम तो नगर पालिका में ले रहे हैं, तो नगर पालिका में ले रहे हैं किसके लिए? विकास के लिए। तो पहले इन्होंने यहाँ पे हमारे यहाँ थर्मल पावर बना, तो वो भी कहा कि तुम्हारा विकास होगा और गांव को लाइट फ्री में मिलेगी। और क्या हुआ? रोजगार भी मिलेगा, ये भी बोला था, ना तो रोजगार मिलता है ना लाइट मिल रही है। हम हमारे पुरानी छावनी को इसमें पंचायत में रखना चाहते हैं, नगर परिषद नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि नगर परिषद खुद ही अपना विकास कर ले। कितना विकास हो रहा है धौलपुर, कितने हंगामे मच रहे हैं। कल ऐसे वहां पे भी अतिक्रमण की वो चल रही है, ऐसे कल छावनी को भी तोड़फोड़ कर देंगे वो। एक तो क्या है, यहाँ पंचायत में बच्चों के लिए छूट मिलती है, नवोदय स्कूल है, चाहे वो अपने सिटी में है, चाहे IT में है, उनको छूट मिलती है, वो छूट सारी बंद हो जाएगी। यहाँ पर धनाढ्य लोगों के अलावा गरीब तबके भी लोग रहते हैं, वो किस तरह अपना जीवन यापन कर पाएंगे? और टैक्स यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारी ग्राम पंचायत अच्छी है और इसमें विकास काफी होता है, काफी बजट भी आता है। तो हम नगर परिषद में ना इन्हें विलय कर हमारी ग्राम पंचायत को बना रहना चाहिए। अगर नगर पालिका में जाता है तो बड़े बड़े लोगों के पट्टे जारी होंगे,
बेचारे गरीब लोगों के पट्टे कहाँ से होंगे? ग्रामीण में 100 रुपए में पट्टे जारी हो जाता है और सिटी में जाएगा तो कम से उसमें लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सर इस वजह से हम अपनी चाहते हैं ग्राम पुरानी छावनी के सभी लोग कि हमारी ग्राम पुरानी छावनी को केवल ग्राम पुरानी छावनी ग्राम पंचायत में ही रखा जाए, जिसको नगर परिषद में कभी विलय नहीं किया जाए। नरेगा में काम करते हैं, किसानों को जो सुविधा मिलती है वो मिलती है, स्कूलों की सुविधा मिलती है, अपने बच्चों को हम विद्यालयों में भी पढ़ा सकते हैं। नगर पालिका में जाने से हमारे सब काम खत्म हो जाएंगे, टैक्स लगा दिया जाएगा और भी वो काफी सारे टैक्स है, ये कहाँ से देंगे? सारा गरीब आदमी है साहब। मेहनत मजदूरी कर रही है, नरेगा में जा रही है, तो आदमी का अकेला मत जाओ, हमें टैक्स कहाँ से भरेंगे? हम हैं दूसरे के खेत न कर रहे हैं, तब पेट न भर रहे हैं अपने बच्चन के हैं, कहाँ से करेंगे? हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बेंदाई तरीके कर रहे हैं, कहाँ से भरेंगे हम टैक्स? हमारा गांव राजेश्वर गांव है, 75% हमारी कृषि भूमि है। अगर ये नगर परिषद में जाती है तो एडप्ट हो जाएगी, ये भूमाफियाओं के चंगुलों फंस जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी भूमि कृषि भूमि भूमाफियाओं के हाथों में पड़े। ये गरीब आदमी हमारे बेचारे कहाँ जाएंगे? नरेगा बंद हो जाएगा कल हमारा, ये टैक्स कहाँ से देंगे? ये सफाइयाँ धौलपुर में देख लो ना आप, हमारे पंचायत को क्यों समेट रहे हो आप? ये सब भूमाफियाओं की चाल है और कुछ नहीं है। जयपुर, जोधपुर, कोटा की दो नगर निगम भी एक करने की कवायद तेज हो गई है और इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद 1 स्टेट 1 इलेक्शन कराए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं और स्थानीय लोगों के विरोध पर यूडीएच मंत्री ने कहा है कि आपत्ति होने पर कोर्ट में याचिका डालें, हमारी सरकार उचित जवाब देगी। कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए निगम को पिछले कार्यकाल में बांटा था। निगम एक होने से लोगों को इसका फायदा होगा। जनहित और व्यक्तिगत हित में दोनों में अंतर है। परिसीमन की जो प्रक्रिया है, वार्डों का पुनर्सीमांकन होना, पुनर्सीमांकन के बाद उसका प्रकाशन होना, प्रकाशन के बाद 3 सप्ताह का आपत्ति लगाने का समय मिलना, आपत्तियों पर सुनवाई होना और सुनवाई के बाद उसे अंतिम रूप देकर वार्डों के परिसीमन को फाइनल करना, ये एक प्रक्रियागत कार्य है। अब अगर वो हाई कोर्ट जाना चाहें, वैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ रिट याचिकाएँ पंचायत राज वाले मामले को लेकर हाई कोर्ट में लग चुकी हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उनका निस्तारण भी किया जा चुका है और माननीय उच्च न्यायालय का ये मानना है कि परिसीमन करना, पुनर्गठन करना ये राज्य सरकार का अधिकार है और कोर्ट ने प्राथमिक रूप से ये माना कि इसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। जनता को फायदा मिले, मूल मुद्दा यह है। पार्टी को फायदा मिलना, कार्यकर्ता को फायदा मिलना, ये व्यक्तिगत लाभ हो गया और जनता का हित क्या है, जनता को फायदा क्या है, वो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि आम जनता का हित ठीक रहे, उनका किसी प्रकार का हित नहीं। तो इसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सवाल ये कि क्या जनता का हित किस में है, क्यों नहीं? आखिर जनता अगर जनता के फायदे के लिए है तो ये बात जनता को समझ में क्यों नहीं आ रही है? किसी भी गांव या ग्राम पंचायत का अगर परिषद में विलय होना है तो क्यों नहीं लोग वहां पर चाहते हैं? क्यों बार बार इससे इनकार कर रहे हैं? क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? बार बार टैक्स की बात क्यों सामने आ रही है? क्या ये सिर्फ एक भ्रमजाल है या सच्चाई कुछ और है? इन सभी सवालों का जरा जवाब तलाशते हैं। सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संदीप कलवानिया जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रवीश टेलर भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ शब्बीर अहमद जी हैं जो कि टोंक नगर परिषद से पार्षद हैं, 5 बार के वरिष्ठ पार्षद हैं वो। लेकिन मैं रवीश में आपसे एक रिएक्शन हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जरा चेतन जी को इसमें जोड़ रहा हूँ। चेतन जी, सबसे पहले इस पर क्या आपका रिएक्शन है? भाई, सरकार और सब हर कोई ये चाह रहा है कि इस पर काम किया जाए और शहरों का विस्तार हो सके, नई नई सुविधाएं मिल सके, लेकिन जो सुविधाएं आप देने की इच्छा रख रहे हैं शायद वो जनता को उतना मंजूर नहीं है
और जैसा कि मंत्री महोदय ने भी कहा, मंत्री साहब ने कहा कि भाई जनता जो चाहेगी, जनता की सुविधा के लिए ये किसी का पर्सनल हित नहीं होना चाहिए। तो लोगों का हित तो ये है जो कि हमने आपको बयानों में भी सुनवाया, इससे अलग कुछ और भी है क्या? देखिए, मैं बताता हूं आपको, परिसीमन हमेशा हो, चाहे कांग्रेस राज हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज, करने का तरीका क्या है? एक पार्टी अपने वोट पॉलिटिक्स को देख करके और प्लस माइनस देख करके आधी गली एक वार्ड में, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मेरे खुद के वार्ड के अंदर ऐसा हुआ था, आधी गली एक वार्ड में और आधी गली दूसरे वार्ड में। ये जब मानसिकता होती है, ये जब सोच होती है, और किस प्रकार से एक ऑक्सीजन मिल जाए पार्टी को चुनाव के अंदर, वोटों की गणित के अंदर, और जो पार्टी अपने हारे हुए और जीते हुए पार्षदों को जयपुर बुला करके मीटिंग करके तय करती थी कि परिसीमन कैसे होना चाहिए, हमारी पार्टी ने किसी की मीटिंग नहीं बुलाई है। हमारी पार्टी ने जनता के हित को ध्यान में रखा, जनता को यह कहा है अगर आपत्ति है 1 महीने का समय दिया, पूरा 1 महीने का, उनकी आपत्ति पे सुनवाई हो रही है। और जनता के हित में, जैसे अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि हमारा टारगेट उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य जनता को राहत प्रदान करना, सिंगल पॉइंट एजेंडा। हम कभी वोट पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम ये देख करके परिसीमन नहीं करते हैं कि इतने वोट जुड़ जाएंगे, इतने वोट कट जाएंगे। ये काम 2019 में कांग्रेस ने किया था, लेकिन हम कभी द्वेष की राजनीति नहीं करते, पूर्वाग्रह की राजनीति नहीं, और तो द्वेष की भावना से काम भी नहीं करते। क्योंकि आपने अभी देखा होगा, नए डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनी है, भरतपुर में बनी है, हमारे बीकानेर में बनी है। जब डेवलपमेंट अथॉरिटी हम लोगों ने बनाई है, शहर का विकास करने के लिए बनाई है, तो जब डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी तो शहर का विस्तार भी होगा, उसमें नए एरिया भी शामिल होंगे। लोगों को समझाने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं आप? चेतन जी, सवाल तो यही है ना कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। किसी भी क्षेत्र की आबादी अगर 5000 है, उसमें से 50 लोग अगर आकर कहते हैं कि ये गलत है, और उसमें से 3000 लोग कहते हैं नहीं ये सही है, आप बताइए किसको मानना चाहिए? क्योंकि 50 लोग अपना हित देख करके उन 4,500 लोगों का नुकसान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप बताइए, शहरी क्षेत्र में अगर कोई भी आता है, मैं भी किसी जगह का रहने वाला हूं, क्या उस जगह की वैल्यूएशन, उस जगह का डेवलपमेंट, उस जगह का विकास, तो टैक्स की बात आई, आपको पता होना चाहिए। नगर निगम हो चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर परिषद हो, 200 गज से 400 गज तक तो टैक्स लगता ही नहीं है मकान पे, रेजिडेंशियल मकान पे लगता ही नहीं है। किस प्रकार से जनता को भ्रमित किया जाता है अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए, ये अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है। बेचारे जनता को पता ही नहीं है कि हमारा टैक्स कहाँ का लगेगा मकान पे टैक्स। मैं बीकानेर नगर निगम में रहता हूँ, आज तक कोई टैक्स नहीं लगा। क्यों? छोटे मकान है, छोटे मकान टैक्स लगता ही नहीं है। टैक्स लगता है बड़ी बिल्डिंगों पे लगता है, कॉमर्शियल बिल्डिंगों पे लगता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे लगता है, या बड़े बड़े मकान है जिनके 2-2 हजार गज में बने उनके ऊपर टैक्स लगता है। आम आदमी के पास कोई टैक्स लगता ही नहीं है। तीसरी बात, ठीक है, विकास कब होगा? आप देखिए ना, विकास कब होगा? कोई भी सरकार तभी सरवाइव कर सकती है जब जनता के हित में फैसला करती है। और कांग्रेस राज में जब इन्होंने परिसीमन भी किया, चुनाव से 4 महीने पहले रेवड़ियां भी बांटी, लेकिन जनता ने नकार दिया। क्यों नकार दिया? क्योंकि भावना ठीक नहीं थी। जनता ने समझ लिया कि ये जो कर रहे हैं ये केवल वोट पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी वोट पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करती है। जनता का हित सर्वोपरि है, और जनता का हित जिसमें जनता का हित सर्वोपरि है, और जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। संदीप जी, इस पर एक जरा जल्दी से रिएक्शन। हाँ संदीप जी, जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर दीजिए। और क्योंकि जो चिट्ठी लिखी गई है मुख्यमंत्री साहब को, क्या उसका मतलब क्या है? और ये तो आरोप लगा दिया ना कि पहले ऐसा ही होता रहा था, जैसा आपने अपने पर्सनल हित के लिए किया, बीजेपी में ऐसा नहीं हो रहा। ये बड़ा आरोप है। देखिए, जो ये परिसीमन का, शायद बीजेपी के प्रवक्ता को पता नहीं है कि ये परिसीमन जो वार्डों का, ग्राम पंचायतों का, नगरीय निकायों का करने की परंपरा शुरुआत इन्होंने की थी जब 2013 में इनकी सरकार आई थी, जब जहां पर जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद में इन्होंने परिसीमन किया 2013 के कार्यकाल से लेकर 2018 के कार्यकाल में। उसके बाद में जो इन्होंने जो खामियां छोड़ी थी उसको हमने दुरुस्त किया था। 2018 से 2023 के कार्यकाल में हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से परिसीमन किया था। अब ये जो परिसीमन कर रहे हैं वो बिल्कुल नियमानुसार गलत कर रहे हैं। संविधान के और जो अनुच्छेद 243 है उसकी अवहेलना में कर रहे हैं। आप देखिए
राजस्थान में कम से कम 6200 से अबव ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है जनवरी में, और 40-42 नगरीय निकायों नगर पालिकाओं का कार्यकाल पूरा हो गया है। ये वन स्टेट वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। ये अपने वोट बैंक को जोड़ने के लिए, गांव को जोड़ तोड़ की राजनीति में ले जाने के लिए सारी कार्रवाई कर रहे हैं। 243 जो संविधान का अनुच्छेद कहता है कि आप 5 साल से ज्यादा का कार्यकाल नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया है, झूठी वाहवाही और भ्रम फैलाने के लिए ग्राम पंचायतों को नगर निगम में जोड़ रहे हैं, नगर पालिकाओं में जोड़ रहे हैं, जबकि वो आना नहीं चाहते। आप देखिए, ग्राम पंचायत और ग्राम नगर पालिकाएं और नगर निकाय दो अलग अलग संस्थाएं हैं, दोनों अलग अलग संविधान के तहत ही इनका गठन होता, अलग अलग इनके कानून है। नगर निकाय और नगर पालिकाएं वो स्वायत्तशासी संस्थाएं होती है। स्वायत्तशासी का मतलब होता है सर कि ये स्वयं के आय अर्जित करती हैं, स्वयं के आय स्रोतों से। जबकि जब ग्राम पंचायतों में आप देखें, ग्राम पंचायतों में सर अनेक तरह के फंड आते हैं, केंद्र सरकार का भी आता है, राज्य सरकार का भी आता है, नरेगा भी आती है। आप ये जोड़ तोड़ करके आप ये देखें, पहले से इन्होंने बेरोजगारी बढ़ा रखी है। जो चुनाव में जो जिस मुद्दे से आए थे, हम रोजगार बढ़ाएंगे, वो गठा रहे हैं। अब ये जोड़ तोड़ की जो कर रहे हैं ग्राम पंचायतों को और नगर निकायों को जोड़कर, वो रोजगार बढ़ाने बजाय गठा रहे हैं। आप देखिए, आज नरेगा जो हम लेके आए थे 2005 में, उसके बाद नरेगा में कितना लोगों को रोजगार मिला है? आप एक भी रोजगार का कोई सर्जन किया हो तो बता दें। अब जैसे ही ग्राम पंचायतों को ये नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में शामिल करेंगे, तो जो नरेगा में जितने भी श्रमिक काम कर रहे हैं, जिनको हम चलिए इस पर भी आप बड़ा वाजिब सा सवाल है आपका, बड़ा वाजिब सा सवाल है, मैं इस पर जवाब लूंगा। लेकिन हमारे साथ हमारे साथ रवीश टेलर भी हमारे संवाददाता, मैं सर मैं आता हूं, मैं आपसे जवाब लूंगा, बिना जवाब लिए आपको जाने नहीं देंगे। चेतन जी, मैं वापस आता हूं आपके पास। रवीश जी भी है हमारे साथ। रवीश, बात कीजिए जरा, शब्बीर अहमद भी हैं, क्योंकि इस पर जो पार्षद हैं वो आखिर इस पर क्या कह रहे हैं, उनका स्टैंड क्या है, जरा वो भी जानते हैं। रवि, जरा पूछिए शब्बीर अहमद जी को कि क्या अभी इस निर्णय से उनका मत क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, नफा नुकसान किस रूप में देख रहे हैं? शब्बीर जी, नगर परिषद के अंदर 6 ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया गया है। क्या सोचते हैं आप, क्या किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि पायलट आपने चिट्ठी भी लिखी है और कांग्रेस के पार्षद ही नहीं, अब जो है ग्राम पंचायत के सरपंच भी विरोध में आए। तो सवाल स्टूडियो से ये है कि आप क्या सोचते हैं, इस पर किस तरह का विरोध है आपका? विरोध क्या है, असल में ये जो सरकार है ये किसी भी तरह से शाम दंड वैद किसी भी तरह से यहाँ बोर्ड बनाना चाहती है बीजेपी का। इनका मकसद सिर्फ ये है, और उसके लिए इन्होंने आउट ऑफ उसमें जाके और ये 6 पंचायतों को जो जोड़ी है, उससे उन 6 पंचायतों का तो विकास रुक ही जाएगा। क्योंकि ग्रामीण के अंदर जो पैसा सेंटर से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, उससे उनको, और वो पूरा ग्रामीण परिवेश है, वहां पर 80% जो लोग रहते हैं वो तो नरेगा पे निर्भर है, खेती पे निर्भर है। और इनसे जब बात करो, ये कहते हैं जमीनों के दाम बढ़ जाएंगे, तो इनकी नजर तो उनकी जमीनों पे है, उनको जोड़ने के पीछे। और विकास नहीं, बल्कि उन 6 पंचायतों का तो विनाश होगा। क्योंकि मैं 94 से कंटिन्यू पार्षद हूँ। 94 के अंदर भी गवर्नमेंट बीजेपी की थी, और उसने 11 गांव पंचायतों से लेके और शहर में जोड़े थे, नगर परिषद में। उन 11 गांव के अंदर आज भी सुविधाएं नहीं है, ना तो रोड लाइट है, ना सफाई कर्मचारी हम पहुंचा सकते हैं। उसमें एक गांव मेरे वार्ड में भी आता था, मैं गांव के नाम से, मैं खुद एक हफ्ते में एक बार सफाई कर्मचारियों को भेज के सफाई कराता था। अब आप विकास की बात कर रहे हो, वो 11 गांव 30 साल के अंदर आप उन्हें डेवलप नहीं कर सके, उनको शहर में नहीं जोड़ सके, और आपने 6 पंचायतें और ले ली। मतलब समझ से बाहर है। दूसरी बात, आपने जो परिसीमन किया है, हमारे विधायक महोदय ने चिट्ठी भी लिखी मुख्यमंत्री जी को इस बात को लेके कि ये जो कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, इन लोगों को पंचायतों में रहने दें और शहरी क्षेत्र जो है वो अपनी जगह रखें। क्योंकि शहरी क्षेत्र तो खुद ही अभी डेवलप नहीं है यहाँ। एक और है इनका कि इससे जमीनों के वहां दाम बढ़ेंगे। अरे भाई, जमीनों के किसान के लिए तो जमीन ही खेती-बाड़ी पैदा, उनका तो पेट भरना ही जमीन से है। वो जमीन बेच देंगे तो खाएंगे क्या? और जमीनों के वो तो पेरापेरी बेल्ट के अंदर, उसके दाम तो ऑलरेडी पहले से बढ़े हुए। आज उसके अगर रेट है वहां मालूम करेंगे तो उसकी तो डीएलसी दर आज भी वही है जो कल रहेगी, क्योंकि वो पूरी पेराफेरी बेल्ट है। और यहाँ जो आबादी है वो लगभग
इन्होंने ये 20,000 आबादी जोड़ के और 1,85,000 के आसपास आबादी हो गई शहरी क्षेत्र में भी। उसके हिसाब से वार्डों का परिसीमन करना चाहिए था इन्हें, तो उसमें एक वार्ड में 3,000 की जनसंख्या आनी चाहिए। तो जनगणना का ब्लॉक नहीं टूटे, इसलिए 15% कम कर सकते हैं, 15% ज्यादा कर सकते हैं, ये एक रूल से नियम है। एक कोशिश ये होना चाहिए कि एक थाने के अंदर ही वार्ड आना चाहिए। इन्होंने ऐसे वार्ड तोड़ दिए जिसके अंदर 2-2, 3-3 थाने मिल रहे हैं, मतलब थानों का एरिया भी उसके अंदर कवर नहीं हो रहा। एक 13-14 वार्ड ऐसे हैं जिसकी आबादी इन्होंने रखी है 2,000 का, 2,000, 2,200, 2,300, 2,400, और बाकी वार्ड कुछ ऐसे हैं जिनकी आबादी रखी है इन्होंने 4,500, 5,000, 4,800, 4,200। तो इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एज पर रूल्स आप परिसीमन करें, हमें कोई एतराज नहीं है, आप परिसीमन करें, लेकिन एज पर रूल्स, एज पर नियम करें, जो आप ने जो नियम सरकार के हैं उसके तहत करें। ठीक है, मगर ये तो क्या है कि इन्होंने उन वार्डों को ज्यादा डिस्टर्ब किया है जो इनके कभी जीते ही नहीं। हाँ, अच्छा, ये मेरा वार्ड है, इनका कभी अच्छा, आपको लगता है कि ये राजनीति की वजह से किया गया है? इस पर जरा जल्दी से एक रिएक्शन भी ले लेते हैं। चेतन जी, जरा इस पर एक प्रतिक्रिया इस पर आपकी होनी चाहिए कि भाई ये तो एक तो राजनीतिक एजेंडा है, इस वजह से किया जा रहा है, दूसरा ग्रामीण इलाकों को लेकर के संकट है, जो गांव के लोग हैं उनका विकास कैसे होगा, और ज़्यादातर जब खेती का इलाका है तो उनका ये सीधा सा मत है कि भाई इसमें एक तो अगर इसको आप अपग्रेड कर देंगे तो शहरी व्यवस्थाएं तो वहाँ पर होने लगेंगी, लेकिन बुनियादी चीज़ें, अब जैसे टैक्स को लेकर के एक बड़ी परेशानी थी जिसके बारे में आपने बताया, दूसरा वहाँ पर मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं क्या वो चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, तो ऐसी चीज़ें बड़ी परेशानी आएगी। शुभेंदु जी, पहले मैं बताता हूँ, पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 101 अंतर्गत के तहत सरकार परिसीमन कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र ने बहुत अच्छी बात कही अभी, इन्होंने जब नए जिले बनाए थे तब इन्होंने एक आर्गुमेंट दिया था कि नए जिले बनेंगे ज्यादा अच्छा होगा, लोगों में ये होगा या वो होगा, लोगों को फायदा होगा। हमने क्या किया है, हमने पंचायत को 4,000 से 6500 रखा था कांग्रेस ने मतदाताओं की संख्या, हमने 3,000 से 5500 कर दिया। नई पंचायतें बना रहे हैं, नई पंचायत समिति बना रहे हैं, नई जिला परिषद बने, ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा राजनीतिक क्षेत्र में आने का, जनता की सेवा करने का। पंचायतें बढ़ेगी, सरपंच कौन बनेगा? राजस्थान का युवा बनेगा। पंचायत समिति बढ़ेगी, प्रधान कौन बनेगा? राजस्थान का व्यक्ति प्रधान बनेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। जब कांग्रेस एक तरफ तो ये तर्क देती थी कि हम छोटे जिले इसलिए बना रहे हैं, छोटे जिले तो ज्यादा प्रशासनिक क्षमता का परिचय देंगे, आज कांग्रेस विरोध कर रही है। किस बात का विरोध कर रही है? दूसरी बात बताता हूँ, हमारे अभी पार्षद महोदय करे थे, 1993 से लगातार पार्षद हूँ, मेरे को लगता है इनका वार्ड कभी रिजर्व नहीं हुआ, कभी इनका महिला रिजर्व नहीं हुआ होगा, कभी ओबीसी रिजर्व नहीं हुआ होगा, कभी एससी रिजर्व नहीं हुआ, इसीलिए लगातार 1994 से लेकर 25 तक ये पार्षद मानता होंगे ये। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पार्षद महोदय को ये पता नहीं है, अगर ये टोंक के रहने वाले हैं, पार्षद है, इनको सब पता है कि 2019 में परिसीमन किस प्रकार से दुराभाव से किया गया था, किस प्रकार से गलियों को काट काट करके दूसरे वार्डों में जोड़ा गया था। तीसरी बात कहना, इन्होंने कहा था एक थाने में एक वार्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये नियम है, इस नियम का पालन होगा। एक वार्ड के अंदर एक ही थाना लगेगा। एक पंचायत, किसी भी गांव की अगर पंचायत है और ये गांव जोड़ा जाता है, 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होगी, ये नियम है, उस नियम का पालन होगा। सारे नियमों का पता है, नियमों का पालन करेंगे, लेकिन कोई दुर्भावना से ग्रसित होकर राजनीतिक सोच को आधार बना करके वोट पॉलिटिक्स करना चाहता है, उसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनता की बात को हम सुनेंगे, जनता की बात का मान सम्मान रखेंगे। जनता ही लोकतंत्र में सब कुछ है, जनता जो कहेगी वो मानेंगे। ठीक है, कथित कुछ 4, 5, 10 लोग इकट्ठे होकर कोई कहते हैं कि ये गलत है, ऐसे ही नहीं। अगर विरोध बड़े पैमाने पर है तो उसको सुना जाएगा, उसको स्वीकार भी किया जाएगा, लेकिन तो सुना भी गया है, आपत्तियां मांगी गई है, आपत्तियां मांगी गई है, और जिन लोगों ने अपनी परिवेदना दी है उनको सुना, 1 महीने का समय दिया, उन परिवेदना की नोटिंग के साथ प्लान जा रहा है प्रारूप जयपुर में। अच्छा, रवि नोटिंग के साथ जा रहा है जी, ठीक है, लिखा गया, जस्टिफिकेशन दिया है, इनकी प्रतिवेदना थी, इसी आपत्ति थी, इस आपत्ति में इस कारण से यस है, इस कारण से नो है। ठीक है सर, ठीक है। इसमें रवीश कुछ कहना चाह रहे हैं, रवीश जरा बताइए जल्दी से। चेतन जी की जो बात सुन रहा था तो एक बात साफ निकल के आई कि नियमों के तहत जो है सरकार को अधिकार है, लेकिन टोंक में जो 6 पंचायतें जोड़ी गई है वो इस तरह से जोड़ी गई कि कोई 12 किलोमीटर दूर है, कोई 13 किलोमीटर दूर है। कुछ वार्ड ऐसे बनाए गए जिनकी जो सूची देखने को मिली है हमें कि जहां जो है एक वार्ड जो जहां से टच में है वो वार्ड नंबर 45 कहलाता है, एक वार्ड उसके पास वाला 57 हो जाता है, यानी कि दोनों अलग अलग थानों के अंदर पहुंच जाते हैं। तो कई ऐसे मसले हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने जो अपनी चिट्ठी में लिखा था वो यही लिखा था कि राजस्व गांव को राजस्वी रहने दिया जाए, और वाकई सच भी है कि जिस तरह से जो 10 सालों में विकास हुआ है
ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में विकास हुआ है, क्योंकि आज भी जो है ग्रामीण क्षेत्र है, जो कृषि आधारित जो है गांव है, वहां मुख्य आजीविका का साधन कृषि होता है। हाँ। उन्हें अपनी जमीनों के भाव बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। उनकी सुविधा गांव पंचायत के हिसाब से है, क्योंकि एक आदमी जो 2 किलोमीटर पे अपना काम हो रहा है पंचायत मुख्यालय पे, वो क्यों 13 किलोमीटर टोंक पहुंचेगा? दूर जाएगा। ये बड़ा वाजिब सा सवाल भी है। मैं इसमें शुभेंदु जी एक लाइन में जवाब दे देता हूँ, एक लाइन में। अभी हमारे पत्रकार महोदय ने कहा वार्ड के जब नंबर चेंज हो गए तो थाना चेंज हो सकता है। आप समझिए इस बात को। वार्ड का अगर 13 नंबर वार्ड है, 13 नंबर वार्ड में एक ही थाना लगेगा। 13 नंबर वार्ड के पास में अगर 20 नंबर वार्ड है एडजॉइनिंग, उसका थाना दूसरा हो सकता है। इसको समझिए आप। दूसरी बात, कुछ वार्ड ऐसे भी देखने में आए, दूसरी आप बात कह रहे हैं यही तो है, थाना होगा, एक वार्ड 2 थानों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही तो आपत्तियां हैं, यही तो आपत्तियां हैं। अगर ऐसा प्लान बना है, प्रारूप बना है, तो चेंज होगा ना, उनको चेंज किया जाएगा। और कहीं पर अगर कोई किसी को आपत्ति है तो वो जरूर सुनी जा रही है और उस पर क्या समाधान करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन क्या इसमें राजनीति है? बहुत सारे सवाल इसको लेकर के हमने यहाँ पर रखे हैं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन ग्रामीणों के नफा नुकसान की बात है, इसलिए बात पते की हो जाती है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।